नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बहुत ही अहम विषय पर, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मतलब NEP 2020। नमस्कार। हाँ, ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है। ये तो पूरे 34 साल बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बुनियादी फेरबदल की कोशिश है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके अलग अलग पहलुओं पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस नीति के जो सबसे बड़े, सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद तो यही है कि शिक्षा को ज्यादा लचीला बनाया जाए, सबकी पहुंच में हो और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। सही कहा। तो हम देखेंगे कि स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक असल में क्या बदलने वाला है, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं उस बदलाव से जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हुई है। स्कूल की जो पुरानी 10+2 वाली बनावट थी। हाँ, वो अब खत्म हो रही है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। इसकी जगह अब क्या आ रहा है? इसकी जगह एक नई संरचना आ रही है, 5+3+3+4। सुनने में ये नंबर थोड़े अजीब लग सकते हैं शुरू में। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है, एक सोच है। हाँ, इसे तोड़कर समझते हैं। तो पहले 5 साल, ये है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी के 3 साल और फिर क्लास 1 और 2 शामिल हैं। और इस स्टेज में फोकस किस पर है? खेलकूद, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रटना नहीं। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं अगले 3 साल। इन्हें प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, मतलब क्लास 3, 4 और 5। यहाँ बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, भाषाएं, गणित, इन सब का एक तरह से परिचय कराया जाएगा। फिर अगले 3 साल हैं मिडिल स्टेज, क्लास 6, 7 और 8। हाँ, यहाँ से थोड़े सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, आर्ट्स। और एक खास बात। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन, उस पर हम आएंगे। हाँ, और आखिर के 4 साल सेकेंडरी स्टेज, क्लास 9 से 12 तक। यहाँ पर गहराई में पढ़ाई होगी और छात्रों को थोड़ी ज्यादा आजादी मिलेगी अपने विषय चुनने की। वो जो पहले होता था ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का एकदम सख्त बंटवारा। हाँ, उसे कम करने की कोशिश है। बिल्कुल। ये जो 5+3+3+4 का ढांचा है, हाँ। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसके पीछे का तर्क ये है कि बच्चों के सीखने और जिसे कहते हैं मानसिक विकास के अलग अलग पड़ाव होते हैं। अच्छा। तो ये नई संरचना उन पड़ावों के साथ मतलब बेहतर तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन की गई है। जैसे शुरुआती 5 साल यानी 3 से 8 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। तो उस दौरान खेल और खोजबीन से सीखना ज्यादा असरदार होता है। हाँ, ये बात तो है। पुरानी 10+2 व्यवस्था में ये बात इतनी स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थी, खासकर शुरुआती सालों के लिए। ये दिलचस्प है कि विकास के चरणों को इतनी अहमियत दी जा रही है। अच्छा, और शुरुआती शिक्षा की बात चली है तो एक और बड़ा मुद्दा है भाषा का। हाँ, भाषा। नीति में जोर है कि कम से कम क्लास 5 तक और अगर हो सके तो क्लास 8 तक पढ़ाई का मीडियम बच्चों की मातृभाषा या घर की भाषा या स्थानीय भाषा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, खासकर हमारे जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं हैं। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, है ना? वो सोचने का भी जरिया है। जब छोटे बच्चे अपनी भाषा में सीखते हैं तो वे चीजों को मतलब रटते नहीं बल्कि समझते हैं। कॉन्सेप्ट्स उनके दिमाग में ज्यादा आसानी से बैठते हैं, गहराई से। यानी बुनियाद मजबूत होती है। बिल्कुल। और कई स्टडीज भी दिखाती हैं कि अपनी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी भाषाएं भी ज्यादा जल्दी सीखते हैं। लेकिन इससे लागू करना तो चुनौतीपूर्ण होगा। टीचर्स, किताबें। हाँ, वो तो है। शिक्षकों की ट्रेनिंग, अच्छी क्वालिटी की किताबें हर भाषा में उपलब्ध कराना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन नीति का इरादा एकदम साफ है, सीखने को ज्यादा सहज बनाना। और इसी बुनियाद को और मजबूत करने के लिए एक और लक्ष्य रखा गया है। हाँ, FLN वाला। हाँ, कि 2025 तक, हालांकि अब शायद समय सीमा थोड़ी आगे बढ़े, क्लास 3 तक पहुंचने वाले हर बच्चे को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल हो जाए। FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब वो ठीक से पढ़ सकें, समझ सकें, लिख सकें और रोजमर्रा की जरूरत का गणित कर सकें। देखिए, ये लक्ष्य सुनने में जितना सरल लगता है ना, हासिल करना उतना ही मुश्किल, पर ये बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये असल में सीखने की सीढ़ी का पहला पायदान है। अगर बच्चा शुरू में ही पढ़ने और समझने में पिछड़ गया या जोड़ घटाव नहीं कर पाया
तो आगे की क्लास में उसके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। सही बात है। कई बार बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। इसलिए इस FLN मिशन पर इतना जोर देना एक तरह से शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठीक करने जैसा है। और इसके लिए स्कूलों में बदलाव लाने होंगे। हाँ, शिक्षकों को खास ट्रेनिंग देनी होगी, स्कूलों में लाइब्रेरीज चाहिए, सीखने के नए दिलचस्प तरीके अपनाने होंगे। बिल्कुल सही। और ये बदलाव सिर्फ क्या पढ़ाया जाए इस तक ही नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ाया जाए इस पर भी जोर है। हाँ, रट्टा मारने वाली पढ़ाई से हटना। हाँ, रट्टे से हटकर चीजों को समझना, सवाल पूछना और करके सीखना, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पर फोकस। कौशल, हाँ। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन शुरू करने का प्रस्ताव है। हाँ, ये काफी अहम है। हाँ, इसमें बच्चों को कोडिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, गार्डनिंग, बिजली का काम, ऐसे कई हुनर सीखने का मौका मिलेगा। और इंटर्नशिप का भी प्रावधान है शायद। हाँ, कुछ हफ्तों के लिए इंटर्नशिप भी, ताकि वे किसी लोकल कारीगर या प्रोफेशनल के साथ काम करके सीख सकें। ये कदम मुझे लगता है 2 वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि बच्चों को कम उम्र में ही अलग-अलग तरह के काम और प्रोफेशन का पता चलेगा। करियर चुनने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरा, हमारे समाज में अक्सर हाथ के काम या हुनर को किताबी पढ़ाई से कमतर देखा जाता है। हाँ, ये सोच तो है। छोटी उम्र से ही इन स्किल्स को शिक्षा का हिस्सा बनाने से शायद ही धारणा बदले, बच्चों को ये समझ आए कि हर तरह का काम सम्मानजनक है, हर हुनर की अपनी कीमत है। और यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। जब सीखने का तरीका बदल रहा है तो फिर परीक्षा का तरीका कैसे वही रह सकता है? नहीं रह सकता। तो बोर्ड परीक्षाओं में भी बड़े बदलाव की बात कही गई है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सिर्फ साल के अंत में रटी हुई चीजें उगल देने वाला इम्तिहान नहीं होंगी। उम्मीद तो यही है। कहा जा रहा है कि परीक्षाएं ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, शायद साल में 2 बार हो, और उनका फोकस रटने की बजाय असल समझ पर होगा। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, इन सब पर। ये होगा कैसे, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इरादा यही लगता है कि बच्चे सिर्फ नंबर लाने के लिए न पढ़ें। और ये बदलाव परीक्षा के डर को कम करने और सीखने को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो नौकरियां हैं, कल शायद ना हो। सही। ऐसे में छात्रों को सिर्फ जानकारी रटा देना काफी नहीं है, उन्हें ये सिखाना होगा कि कैसे सोचा जाए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, कैसे नई चीजें सीखी जाएं। तो परीक्षाओं को भी ये सब परखना होगा। बिल्कुल। मूल्यांकन का तरीका ऐसा हो जो छात्रों की इन क्षमताओं को परखे, न कि सिर्फ उनकी याददाश्त को। इसमें प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप वर्क, इस तरह की चीजें। तो ये तो हुई स्कूल की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए इस नीति में क्या है। यहाँ भी काफी बड़े बदलाव हैं। हाँ, यहाँ भी काफी बड़े और महत्वाकांक्षी सुधारों का जिक्र है। सबसे पहले तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, BA, BSc, BCom जैसी डिग्रियां, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी, जबरदस्त लचीलापन लाया जा रहा है। अब डिग्री प्रोग्राम 3 या 4 साल के हो सकते हैं। और सबसे मुझे लगता है क्रांतिकारी बात है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। हाँ, ये गेम चेंजर हो सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर कोई छात्र किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहता है तो उसकी अब तक की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, अगर वो 1 साल पूरा करके निकलता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा, ठीक है। 3 साल पूरे करने पर बैचलर डिग्री। ओके। और अगर वो पूरा 4 साल का प्रोग्राम करता है जिसमें रिसर्च पर ज्यादा फोकस होगा तो उसे मिलेगी बैचलर डिग्री विद रिसर्च। रिसर्च वाली डिग्री। और इतना ही नहीं, छात्र कुछ समय बाद वापस आकर अपनी पढ़ाई वहीं से जारी भी कर सकते हैं जहां छोड़ी थी। ये कैसे होगा? इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC बनाने की बात है, एक डिजिटल लॉकर जैसा जहां छात्रों के कमाए हुए क्रेडिट जमा रहेंगे। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, अब उन्हें कम से कम कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा तो मिलेगा। हाँ, रोजगार में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और जब हालात बेहतर हों तो वे वापस आकर डिग्री पूरी कर सकते हैं। ये छात्रों को अपनी गति, अपनी जरूरत के हिसाब से सीखने की आजादी देता है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया खत्म। हाँ, हालांकि इसे लागू करने में विश्वविद्यालयों को अपनी व्यवस्थाओं में काफी बदलाव करने होंगे। ये आसान नहीं होगा, पर फायदा सीधा छात्रों को मिलेगा। हाँ, फायदा छात्रों को सीधे तौर पर मिलेगा। कुछ शिक्षा में एक और बड़ा बदलाव रेगुलेशन को लेकर है। अभी तक कितने सारे निकाय थे, UGC, AICTE, NCTE। हाँ, बहुत सारे थे, कंफ्यूजन भी होता था। अब इन सबको मिलाकर मेडिकल और लॉ शिक्षा को छोड़कर एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, HEC। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग,
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके पीछे क्या सोच है? HECI बनाने के पीछे का विचार है एक देश एक नियामक, लाइट बट टाइट रेगुलेशन की बात कही जा रही है। मतलब? उम्मीद है कि इससे नियम कानून सरल होंगे, संस्थानों के लिए मंजूरी लेना या दूसरी प्रक्रियाएं आसान होंगी और पूरे सिस्टम में बेहतर तालमेल बनेगा। इसके अंदर भी अलग अलग हिस्से होंगे? हाँ, HECI के तहत 4 अलग अलग वर्टिकल होंगे, नियम बनाने के लिए, फंडिंग के लिए, मान्यता देने के लिए और मानक तय करने के लिए। लेकिन क्या इससे सब कुछ बहुत सेंट्रलाइज्ड नहीं हो जाएगा? हाँ, ये एक चिंता जरूर जताई गई है कि कहीं इससे जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण ना हो जाए और संस्थानों की स्वायत्तता कम ना हो। इसका असली असर तो तभी पता चलेगा जब HECI पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा, पर इरादा व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करना है। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी के बिना तो बात अधूरी है। बिल्कुल नहीं। NEP 2020 में डिजिटल लर्निंग और शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी काफी जोर दिया गया है। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग, इन सब पर फोकस है। कोविड ने तो दिखाई दिया टेक्नोलॉजी की जरूरत। हाँ, कोविड महामारी ने हमें दिखाया कि टेक्नोलॉजी शिक्षा का एक अहम हिस्सा बन सकती है, खासकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए। इसमें कोई नई बॉडी बनाने की भी बात है? हाँ, नीति में नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नेट FEF बनाने की बात है, जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर विचार विमर्श करेगा और सलाह देगा। लेकिन यहाँ भी चुनौती है, सबके पास डिवाइस, इंटरनेट। बिल्कुल, डिजिटल डिवाइड ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर सभी छात्रों के पास डिवाइस और इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तो डिजिटल लर्निंग का फायदा सब तक कैसे पहुंचेगा? सही बात। अब आते हैं रिपोर्ट कार्ड पर। हम सब स्कूल के दिनों के रिपोर्ट कार्ड को जानते हैं, बस नंबर और ग्रेड्स। हाँ, वो लाल पेन वाले निशान। हाँ, NEP 2020 एक नए तरह के रिपोर्ट कार्ड की बात करता है, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड। ये क्या चीज है? ये पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड से काफी अलग है। इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि छात्र ने किस विषय में कितने अंक हासिल किए। तो फिर क्या है? ये छात्र के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास का आंकलन करेगा। इसमें उसकी सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव, उसकी भावनाएं, अफेक्टिव और उसकी फिजिकल या प्रैक्टिकल स्किल्स, साइकोमोटर, इन सब का मूल्यांकन होगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब कुछ भी? हाँ, उसकी स्किल्स, उसकी वैल्यूज, उसकी सेहत, आर्ट्स या स्पोर्ट्स में उसकी रुचि, इन सबको जगह मिलेगी। और इसमें मजे की बात यह है कि छात्र खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके क्लासमेट्स करेंगे और टीचर तो करेंगे ही। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। हाँ, तो ये एक पूरी 360 डिग्री वाली तस्वीर देगा कि छात्र कैसा सीख रहा है और एक इंसान के तौर पर कैसा बन रहा है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर इसे लागू करना? हाँ, लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। शिक्षकों पर काफी जिम्मेदारी आएगी। बिल्कुल। और इन सब महत्वाकांक्षी बदलावों को हकीकत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा, संसाधन। हाँ, पैसा। नीति में लक्ष्य रखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर होने वाले खर्च को GDP के 6% तक ले जाएंगी। ये बहुत पुरानी मांग रही है, शायद 1968 की कोठारी कमीशन की रिपोर्ट से। हाँ, तब से ये बात चल रही है। ये 6% का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम इससे काफी पीछे हैं। तो अगर ये खर्च बढ़ता है तभी ये सब हो पाएगा? देखिए, अगर वाकई शिक्षा पर निवेश बढ़ता है तभी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो पाएगा, ज्यादा शिक्षक रखे जा सकेंगे, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होगी, टेक्नोलॉजी आएगी और दूसरी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। बिना पर्याप्त फंडिंग के नीति के कई अच्छे विचार सिर्फ कागज पर ही रह जाने का खतरा है। तो ये लक्ष्य हासिल करना बहुत जरूरी है। हाँ, इन सुधारों की सफलता के लिए ये एक बुनियादी शर्त है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने इतने सारे बदलावों पर बात की, स्कूल का नया ढांचा, भाषा पर जोर, रटने की जगह समझना, वोकेशनल ट्रेनिंग, परीक्षा में सुधार, हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, नया रेगुलेटर, डिजिटल लर्निंग, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड और फंडिंग का लक्ष्य। कुल मिलाकर NEP 2020 भारतीय शिक्षा को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से ढालने का एक, कह सकते हैं, बहुत बड़ा प्रयास है। हाँ, एक महत्वाकांक्षी विजन है। कोशिश यही है कि शिक्षा सिर्फ डिग्री या नौकरी पाने का साधन ना रहे, बल्कि व्यक्ति के पूरे विकास में मदद करे, उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। बिल्कुल, इस नीति में अपार संभावनाएं हैं। इसमें सही दिशा में उठाए गए कई कदम सुझाए गए हैं। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इसके लागू होने पर। हाँ, अगर इसे इसकी मूल भावना के साथ पर्याप्त संसाधनों और बहुत जरूरी
राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाता है तो ये वाकई भारतीय शिक्षा के परिदृश्य को बदल सकती है। तो ये छात्रों को बेहतर तैयार करेगी। हाँ, ये न केवल छात्रों को ज्ञान और कौशल से लैस करेगी, बल्कि उन्हें दुनिया में किसी से भी मुकाबला करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकती है। चुनौती इसके प्रभावी कार्यान्वयन में है और इसमें सबको साथ आना होगा। सरकार, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समाज, सबको मिलकर काम करना होगा। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हाँ। उच्च शिक्षा में ये जो नया लचीलापन आया है और कौशल पर इतना जोर दिया जा रहा है, इसे देखते हुए अगले दशक में भारत में शैक्षिक सफलता की पारंपरिक परिभाषा कैसे विकसित हो सकती है? मतलब डिग्री की वैल्यू बदलेगी। हाँ, क्या 4 साल की रिसर्च डिग्री 3 साल की डिग्री से ज्यादा मूल्यवान मानी जाएगी, या फिर वो जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मिल रहे हैं, क्या उन्हें रोजगार बाजार में उतनी ही अहमियत मिलेगी जितनी पारंपरिक डिग्री को मिलती आई है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि नियोक्ता और समाज इन बदलावों को कैसे अपनाते हैं और भविष्य में पढ़े लिखे होने का मतलब क्या होगा।